वीडियो काफ़ी डिटेल में बनाई गई है सिर्फ उन्हीं सीरियस स्टूडेंट्स के लिए जो कि टीचिंग को एज अ प्रोफेशन एज अ करियर चूज़ करते हैं। उनका ये एम है, गोल है कि वह एक बेहतर टीचर बन सके और उसकी जो शुरुआत है वो यहीं से ही होगी। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रैक क्लासेस। माय नेम है शाहरुख सैफी। तो स्टार्टिंग में ही बच्चों मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि आज की इस वीडियो में मैं जिस कोर्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं वो ओनली फॉर गर्ल्स के लिए ही एप्लीकेबल है, बॉयज़ के लिए नहीं है। तो जो मेल कैंडिडेट है वो एज ए इंफॉर्मेशन इस वीडियो को देख सकते हैं, बाकी ये वीडियो सिर्फ गर्ल्स के लिए ही है। क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी है इस कोर्स की वो सिर्फ गर्ल्स के लिए ही रखी गई है। तो बच्चों मैं बात कर रहा हूँ BLED कोर्स के बारे में जो कि टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। फुल फॉर्म की बात करें तो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। और प्रेजेंट टाइम में ये कोर्स इतना ज़्यादा पॉपुलर है, आप यकीन मानिएगा कि हर साल हज़ारों बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठते हैं और कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है, क्योंकि ये जो कोर्स है वो टीचिंग प्रोफेशन के लिए आफ्टर 12 बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन उतना ही ज़्यादा ये हार्ड भी है अगर आपने इसे ग्रांटेड लिया तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल आपको बताने वाला हूँ इस कोर्स के बारे में। अगर आप ये वीडियो पूरी वॉच कर लेते हो, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने आपसे कह दिया था कि ये वीडियो डिटेल में सिर्फ सीरियस कैंडिडेट के लिए ही बनाई गई है, तो जो टीचर का कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो आज की इस वीडियो में बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि ये कोर्स कौन करवाता है। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ही करवाती है। इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या होगी, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, कोर्स करने के बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटी होगी वो किन स्कूलों में होगी, हम कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक पढ़ा सकते हैं, जो एग्ज़ाम होगा वो कौन सा होगा, MCQ वाले में कराया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग के साथ होगा, कितना आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके इस कोर्स में आएंगे जिसमें आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, सभी की सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको इजीली मिल जाएगी। और साथ ही मैं PDF टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोड कर दूंगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसे ही आपके लिए डिफरेंट टाइप के कोर्स की वीडियो लाऊंगा। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किए थे अपने अपने कोर्स के बारे में, तो सभी की वीडियो आपको देखने को मिलेगी, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। तो बच्चों ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये प्रोस्पेक्टस है 2019 का, ठीक है। तो इसी के सारे आपको सभी चीज़ें आराम से समझ आ जाएगी। हर साल प्रोस्पेक्टस जारी किए जाते हैं जब आपके रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे इस कोर्स के, तो नया प्रोस्पेक्टस जो हैगा वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। ऑलमोस्ट दोनों सेम ही होते हैं, अगर कुछ उन्होंने नया चेंजेस लाया होगा तो वो ऊपर ही उस चीज़ के बारे में मैंशन कर देंगे, ठीक है। तो BLED यानी फुल फॉर्म की बात करें बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और ये 4 ईयर का होता है, आप अच्छे से जानते हैं। सबसे मेन जो चीज़ है कि कितने कॉलेज इस कोर्स को करवाते हैं, तो बच्चों DU के टोटल 8 कॉलेज है, ठीक है, जो कि सभी के सभी वुमेन है। तो यहाँ पर मेल की कोई एंट्री नहीं है, तो मैंने ये आपको शुरुआत में ही बता दिया था। अब बात आती है कि वो 8 जो कॉलेज है वो कौन कौन से है। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, जब आप इस कोर्स के बारे में जानोगे तो कभी भी आपको इन फ्यूचर इससे रिलेटेड कितनी भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप जब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या फिर DU में सर्च करोगे तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगी DU के होम पेज पर। तो अब आपको कहाँ पर सर्च करना पड़ेगा, तो बच्चों ये फैकल्टी है एजुकेशन वाली, ठीक है, DU की है, तो इसका नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन CIE। यही आपको सर्च करना है, यहीं पर ही आपके टीचिंग से रिलेटेड जितने भी कोर्स होते हैं ना, इनकी इंफॉर्मेशन आपको इसी साइट पर मिलेगी। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने कॉलेज है जो इस कोर्स को ऑफर करते हैं। तो सभी के सभी वुमेन है, तो बात करते हैं सबसे पहले आदित्य महाविद्यालय के बारे में, और उसके बाद गार्गी हो गया। तीसरा जो है वो है IHE यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स। उसके बाद जीसस एंड मैरी कॉलेज, ये काफ़ी फेमस है, और लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन। उसके बाद माता सुंदरी कॉलेज, और उसके बाद है मिरांडा हाउस। ये मेरा सबसे बेस्ट कॉलेज है मेरे अकॉर्डिंग, अगर कोई पूछे तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस इसे दूंगा ओनली फॉर गर्ल्स के लिए। और लास्ट है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये आपके टोटल 8 कॉलेजेस है जो कि BLED कोर्स आपको करवाते हैं। तो चलिए अब बढ़ते अपने आगे की ओर। ये आपका ओवरऑल कंटेंट है, इसी में आपकी सारी चीज़ें बता रखी है, फीस क्या होगी, पेपर का पैटर्न कैसे आएगा, सिलेक्शन क्या होगा, जितने भी क्राइटेरिया है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा।
यहाँ पर मैंने वो मेन चीज़ें हाईलाइट कर दी है पहले से ही, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और जितनी चीज़ें आपको समझनी चाहिए वो तो आप आराम से समझ सको। तो इस प्रोग्राम के बारे में बात करें तो देखिए बच्चों, द बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLED program is a 4-year integrated professional degree program for elementary teacher education offered after the senior secondary यानी कि 12th के बाद स्टेज ऑफ स्कूल। तो 12वीं के बाद ही ये वाला कोर्स किया जाता है 4 साल का। और इसके अंदर मेन जो चीज़ है ना वो ये है कि इसके अंदर आपका प्रोफेशनल और एकेडमिक ऑप्शन आर अवेलेबल टू द स्टूडेंट हु ग्रेजुएट विद BLED डिग्री, यानी कि इसके अंदर आपकी ग्रेजुएशन और जो बच्चे BEd करते हैं ना ग्रेजुएशन के बाद, वो दोनों मिक्स हो जाता है। यानी कि अगर आप एक नॉर्मल तरीके से ग्रेजुएशन करते हो और उसके बाद आप BEd करते हो तो आपके ओवरऑल 5 ईयर लगते हैं, लेकिन जब आप BLED जैसा कोर्स करते हो तो आपके टोटल 4 ईयर के अंदर दोनों चीज़ें कवर हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है गर्ल्स के लिए मेरे अकॉर्डिंग टू। द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एप्लीकेबल टू द प्रोग्राम इज डेटेड नवंबर 2014। तो ये एप्लीकेबल कब से किया गया था? 2014 से। तो ऑलरेडी बच्चों 3500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट ग्रेजुएट हो चुके हैं 1998 से, और डिफरेंट फील्ड में वो लगे भी हुए हैं। यहाँ पर सभी चीज़ें मेंशन कर रखी है। अब बात आती है कि जॉब अपॉर्चुनिटी इस कोर्स को करने के बाद कहाँ पर आपको मिलेगी, तो उसके बारे में जानना तो ज़रूरी है, क्योंकि कोर्स करने का मतलब यही होता है कि इस कोर्स का स्कोप आगे कितना है, कहाँ हमें जॉब मिल सकती है। तो देखिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जब आप BLED कोर्स करते हो तो आप क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो उसमें आपको कौन कौन से स्कूल मिलते हैं पढ़ाने को? तो देखिए ये है आपका MCD दिल्ली के ही सारे होंगे और सेंट्रल के। तो MCD म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली, NDMC यानी कि न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सर्वोदय विद्यालय इन दिल्ली, केंद्रीय विद्यालय KVS आप बच्चों ने काफ़ी सुना होगा, और नवोदय विद्यालय। एक बात आप याद रखना, नवोदय विद्यालय यानी NVS जो होते हैं ना वो 1 to 5 नहीं होते, वो 6 to 12 होते हैं। तो अगर आप नवोदय में पढ़ाओगे तो वहाँ की जो एलिजिबिलिटी होगी ना, तो आप 6, 7, 8 में से कोई एक क्लास को पढ़ाओगे। तो आप ये भी याद रखना। और यही नहीं, आपको जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वहाँ पर भी आपको पढ़ाने का मौका मिलता है अगर आप उनकी सभी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो। तो सिर्फ कोर्स करने के बाद आपको जॉब नहीं मिलती, उसके आगे भी आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, लेकिन पहले आप मेन चीज़ें इसके बारे में जरूर समझ लीजिएगा। नोट यहाँ पे लिखा है, द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ BLED प्रोग्राम आर अप्रूव्ड बाय NCTE। तो इससे, इस ऑर्गेनाइजेशन से जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं, कॉलेज होते हैं ना, वो अप्रूव्ड होने चाहिए। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो क्या है, एक लीगल है। आप किसी ऐसी जगह से नहीं करके आओ जो कि इलीगल है। आपने देखा होगा बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जो इलीगल तरीके से बनाए होते हैं, वो NCTE अप्रूव नहीं होते हैं। मैं हर एक कोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसका अप्रूवल होना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो 2014 से मैंने आपको बता दिया था। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको ये प्रोस्पेक्टर से दे रहा हूँ ताकि आप बार बार कंफ्यूज ना हो। मोटा मोटा बताऊंगा तो फिर इंटरनली आपको दोबारा से प्रॉब्लम फेस करने पड़ेगी। तो एकेडमिक सपोर्ट के बारे में बात करें तो देखिए, इस कोर्स को करने के बाद आप साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजी, लिंग्विस्टिक, सोशल साइंस, बायोलॉजिकल, नेचुरल साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड लैंग्वेज से रिलेटेड ये सभी चीज़ें आपके मतलब आप नॉलेज को गेन करते हो। और साथ ही आपको कुछ ऐसे लिबरल ऑप्शन भी मिलते हैं कोर्स में जो आप इसमें पढ़ोगे। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा और उसे आपको काफ़ी ध्यान से समझना ज़रूरी है कि आखिरकार ये लिबरल ऑप्शन कौन कौन से है। ठीक है, अगर प्रोग्राम की बात करें तो ये बाइलिंगुअल होता है, यानी कि ये हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। और आप चाहो तो जो आप असाइनमेंट बनाओगे, जो है आप एग्ज़ाम दोगे, वो कोई भी लैंग्वेज में ईजिली आप दे सकते हो। मन चाहे इंग्लिश में दे दो, मन चाहे हिंदी में दे दो। ठीक है, और बात करें अगर इसके कोर्स की कि कितना आपको पढ़ने को मिलेगा इन 4 ईयर के अंडर, तो देखिए बच्चों टोटल 19 है एक्सपेक्टेड, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 19 थ्योरी कोर्स है 4 ईयर के प्रोग्राम के अंदर, जिसमें से जो ये जो आपका थ्योरी वाला पोर्शन होगा ना, वो कितने मार्क्स ले रहा है? वो ले रहा है आपका 1250 मार्क्स। कितने में से? 2200 मार्क्स में से। तो ओवरऑल जब आपकी मार्कशीट आएगी ना 4 ईयर के बाद, तो टोटल आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो 2200 में से मिलेंगे, जिसमें से 1250 मार्क्स आपके थ्योरी वाले पार्ट से होंगे। तो जो बाकी बचे वो किससे होंगे? आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। उससे पहले आप ये चीज़ और समझ लीजिएगा कि थ्योरी वाले के अंदर आपको फाउंडेशन कोर्स भी पढ़ने को मिलेगा,
उसके बाद आप कोर कोर्स भी पढ़ोगे, पैडागोजी वाले भी पढ़ोगे, लिबरल वाले कोर्स भी पढ़ोगे, बार बार ऑप्शन आ रहा है भी मैं आपको बता दूंगा, स्पेशलाइज कोर्स भी पढ़ोगे, और ये आपके ये सारे थ्योरी वाले हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए आपके सेकंड वाले पार्ट की, तो वो आपका प्रैक्टिकम कोर्स होगा, जो कि कितने मार्क्स का होगा बच्चों, वो होगा 950 मार्क्स का। तो अब आप ओवरऑल इनको ऐड करोगे तो जो आपके टोटल मार्क्स बनेंगे वो यहाँ पर 2200 ही बनेंगे। तो ये आपका ऐसे डिसाइड किया गया है। और अभी मैं आपको पैटर्न भी दिखा देता हूँ कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कौन कौन से ईयर में पढ़ने को मिलेंगे। होप सो कि आप यहाँ तक तो अच्छे से समझ चुके हैं। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है इस कोर्स को करते वक्त, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये आगे आप कैसे लेके चलोगे। तो देखिए ये आपका फ्रेमवर्क दे रखा है असेसमेंट एंड ग्रांट ऑफ द डिग्री के बारे में। तो थ्योरी जो कोर्स होगा पर्टिकुलर ईच ईयर में आपको 30% वेटेज तो लाने पड़ेगी, जिसके अंदर इंटरनल असेसमेंट भी शामिल होगा। और हिंदी इंग्लिश में आप किसी में भी कर सकते हो। मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड जो पास होने के लिए रखे गए हैं वो कितने रखे गए हैं, 40% ईच थ्योरी पेपर में, और साथ ही 45% इन रिटन पेपर प्लस इंटरनल असेसमेंट, और साथ ही 50% इन ऑल प्रैक्टिकम कोर्सेज टेकन टुगेदर एंड 50% इन ओवरऑल एग्रीगेट फॉर ईच ईयर। तो आपको कुल मिलाकर कंक्लूजन की बात करें तो 50% तो एटलीस्ट आपके होने ही चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो पाता ना तो आप क्या होगे कि एनुअल एग्जाम दे ही नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको 50% से ऊपर रखना है। और एक बात आपके लिए अच्छी ये रहेगी कि यहाँ पर बच्चे 50 से क्या इतने ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं, क्योंकि इतना बढ़िया ये वाला कोर्स है और हर बच्चे का इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता, सीटें कम होती है, कंपटीशन काफ़ी हाई होता है। तो 50% तो नॉर्मल सी बात है। आगे देखिए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि स्कीम ऑफ कोर्सेज एंड एग्जामिनेशन को लेके कि 4 साल के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो इसमें। तो आप चाहो तो आराम से पढ़ सकते हो पीडीएफ में, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ। ये आपका फर्स्ट ईयर, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड ईयर और ये आपका फोर्थ ईयर, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना ईच ईयर के अंदर आपके 550 मार्क्स होंगे। तो अगर आप इन सबको कैलकुलेट करोगे तो आपके जो टोटल मार्क्स बनेंगे वो 2200 ही बनेंगे। तो वो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। तो देखिए बच्चों, ये आपका थ्योरी वाले हैं, सारे के सारे यहाँ पर लिख रखे हैं। फर्स्ट ईयर की अगर बात करें तो इसके अंदर जो आपके थ्योरी वाले कोर्स होंगे वो चाइल्ड डेवलपमेंट, कंटेम्प्रेरी इंडिया, नेचर ऑफ लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। तो यहाँ पर मार्क्स दे रखे इतने इतने मार्क्स होंगे। प्रैक्टिकम वाले में बात करें तो परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स हो गया, क्राफ्ट हो गया, सोशल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम हो गया। तो ये भी आप याद रखना कि इस कोर्स के अंदर आपको स्कूल में इंटर्नशिप के लिए भी भेजा जाएगा। वहाँ पर आप कितने दिन की क्लास होगी वो तो नोटिस आने के बाद ही बच्चों को बता दिया जाता है कि इतने टाइम तक आपकी प्रैक्टिस होगी। किसी भी स्कूल में आपको भेज दिया जाएगा ताकि आप एक्सपीरियंस ले सको कि स्कूल में पढ़ाया कैसे जाता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है आप बच्चों के लिए, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही आपको सभी में मिलेंगे। अब मैं बात करता हूँ उन वाले पार्ट की जो कि शुरुआत में आया था, तो वो था आपका लिबरल वाला, लिबरल कोर्स का, ठीक है। इसे समझना आपको काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए बच्चों, लिबरल वाले जो आपको मिलेंगे ना वो सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में ही देखने को मिलेंगे। तो सेकंड ईयर में जो आपके कोर्स होंगे ना तो वो 1 वाले होंगे, ऑप्शनल 1 वाले होंगे। जैसे यहाँ पे इंग्लिश 1 है, हिंदी 1 है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री 1 है, बायोलॉजी 1 है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक है। तो ये 1 वाले हैं। जब आप थर्ड ईयर में आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शनल 2 वाले हैं। तो इंग्लिश 2 हो गया, हिंदी 2 हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसी तरह आपके अदर सब्जेक्ट हो गए। तो अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये जो कोर्स होंगे ना लिबरल वाले, ये हर एक कॉलेज के अंदर टोटल कितने हैं, 8 कॉलेज है। तो सभी के अंदर सभी सब्जेक्ट नहीं होंगे, कहीं पे थोड़े ज़्यादा होंगे, कहीं पे थोड़े कम होंगे। और वो मेंशन कर रखा है हर एक कॉलेज के साइड में ही। अभी उस वाली लिस्ट भी आपको मैं दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो सके। तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो सब्जेक्ट आपको पसंद होगा अब वो चूज कर सकते हो ईजिली। और बाकी यहाँ पर दे भी रखा है कि ऑप्शन, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, विल बी ऑफर्ड एज पर द अवेलेबिलिटी इन रिस्पेक्टिव कॉलेजेस। तो मैंने आपको बता दिया कि हर एक कॉलेज के अंदर सभी ये कोर्स अवेलेबल नहीं होंगे। सबने अपने अपने मेंशन कर रखे हैं कि हमारे कॉलेज के अंदर ये कोर्स है, तो अगर आप चाहो तो ले सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो कि ऑफर कर रही है। तो वो मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था, ये अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स में है। तो अदिति हो गया, गार्गी, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक, जीसस, लेडी श्री राम, माता सुंदरी, मिरांडा हाउस और
श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर आपके इन 8 कॉलेजेस में से टॉप 3 कॉलेज आप किन्हें रखना चाहोगे, क्योंकि आपको भी रखना पड़ेगा अपनी प्रेफरेंस में जब आप फॉर्म फिलअप करोगे। तो अगर ये बॉयज़ के लिए भी अवेलेबल होता तो मैं डेफिनेटली अपने टाइम पे ज़रूर करता। तो मेरी जो फर्स्ट चॉइस होती वो होता मिरांडा हाउस, उसके बाद मैं सेकंड चॉइस पे गार्गी कॉलेज रखता और थर्ड वाली चॉइस पे मैं लेडी श्री राम कॉलेज या फिर जीसस एंड मैरी कॉलेज, ये दोनों रखता। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 10 में भी आते हैं। मिरांडा हाउस जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस कॉलेज है, चाहे तो आप इसके बारे में रिसर्च भी कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा इस कॉलेज की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है बच्चों, बाकी सभी कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं। तो अब बात करते हैं इन कॉलेज के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लोकेशन मेंशन कर दी है, जो पे हाईलाइट कर दी है। तो आदिति महाविद्यालय बवाना में है और गार्गी कॉलेज ग्रीन पार्क में है। ठीक है, सिरी फोर्ट रोड, और ये पास में ही है इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस इकोनॉमिक्स हौजखास में, ग्रीन पार्क हौजखास साउथ दिल्ली की जगह है ये सारी। और जीसस एंड मैरी जो वो चाणक्यपुरी में है, लेडी श्री राम लाजपत नगर में है, माता सुंदरी आईटीओ के पास है और सीपी से आगे। और मिरांडा हाउस जो है वो नॉर्थ कैंपस में आता है, जहाँ पर हिंदू कॉलेज है, हंसराज है, रामजस है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंजाबी बाग में मेन रोड पे ही आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये सभी कॉलेज है, 8 कॉलेज। लोकेशन आपको बता दी है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके घर से कौन सा कॉलेज पास है। ठीक है, मैं तो नहीं बता सकता आप कहाँ पे रहते हो। और बात करें उन कोर्स के बारे में जो कि लिबरल वाले हैं, कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से कॉलेज में वो अवेलेबल है सारे। तो अगर अदिति वाले की बात करें तो देखिए, ये साइड में सीटें भी दे रखी है कि कितने कॉलेज में कितनी सीटें हैं इस कोर्स को करने के लिए। तो ऑलमोस्ट सभी के 55 है, लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज भी है जहाँ पर 50 सीट है, जैसे कि जीसस एंड मैरी कॉलेज, यहाँ पर 50 सीट आपको देखने को मिलेगी। और माता सुंदरी में भी 50 सीट है। और कहाँ पर है, ठीक है, तो 8 में से 2 ही कॉलेज ऐसे जहाँ पर 50-50 है, बाकी 6 कॉलेज में 55 सीटें हैं। तो आप ये भी ध्यान रखना। लिबरल वाले कोर्स की बात की जाए तो जैसे कि आदिति वाले के अंदर आपको हिंदी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स देखने को मिलेगी। और ये जो ऑप्शनल चीज़ें लगाई जाती है ना, जैसे हैशटैग लगा दिया या फिर स्टार लगा दिया, तो इनकी कंडीशन अप्लाई होती है पहले से ही। जैसे अगर हिंदी में और इंग्लिश में हैशटैग लगा रखा है तो यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट पे आपको मिलेगा। और साथ ही मैथमेटिक्स में कम से कम 10 स्टूडेंट नेसेसरी फॉर इस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और साथ ही इधर आपके इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस में ये वाले आपके सब्जेक्ट है। तो आप देख लेना जो आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि बच्चा बेहतर समझता है कि वो किस सब्जेक्ट में ज़्यादा होशियार है। ठीक है, तो सभी की कंडीशन अप्लाई कर रखी है, आप आराम से पढ़ सकते हैं जब आपको टाइम मिले, क्योंकि PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर ही दूंगा। तो ये तो हो गया सारी चीज़ें। और अगर आप चाहो कि किसी कॉलेज के बारे में आपको जानना है तो यहाँ पर सभी की हिस्ट्री दे रखी है, आप चाहो तो ईजिली पढ़ सकते हो, काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में दे रखा है। तो जो जिसको जैसा कॉलेज लगे उसके बारे में पढ़ सकते हो, वरना स्किप कर सकते हो। तो यहाँ मैं स्किप कर देता हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं बच्चों आपके सबसे मेन पार्ट के बारे में, कि कैटेगरी वाइज आपका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है सीट का और फी स्ट्रक्चर का, कि भाई कितने कॉलेज में कितनी फीस रखी गई है और कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सी फीस होने वाली है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, कम कॉलेज है तो इसलिए आपको पता चल जाएगा। तो ये रहे 8 कॉलेज। ठीक है, और सीटें मैंने आपको बता दी थी कि सिर्फ 2 ही ऐसे कॉलेज है जहाँ पर 50-50 सीट है, बाकी सभी में 55 है। तो कैलकुलेट करोगे तो 430 सीट आपको देखने को मिलेगी। अब की बात थोड़ी बढ़ जाए या फिर घट जाए। तो देखिए बच्चों, जो UR है यानी अनरिजर्व, कोई भी आ सकता है, जनरल वाले कैंडिडेट है तो इनकी सीटें कुछ ऐसे दे रखी है। SC और ST की काफ़ी कम है, OBC की फिर भी ठीक है। EWS इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन वालों की 3 सीटें हैं। तो ये जो माइनॉरिटी वाला सेक्शन है ना, ये रिलीजियस से रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे जीसस और मैरी कॉलेज है, तो आप जानते हैं, नाम से पता चल रहा है यहाँ पर क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है, तो इसलिए 25 कैंडिडेट जो होंगे ना वो सिर्फ क्रिश्चियन वाले ही होंगे। उसी तरह माता सुंदरी कॉलेज में जो माइनॉरिटी वाली लिस्ट है सिख वालों की, तो उनके लिए रिजर्व है 25 कैंडिडेट। तो ऐसा होता है माइनॉरिटी में। और फीस की बात करें तो देखिए बच्चों, सिर्फ सबसे कम जो फीस मेरे को दिख रही है वो है आदिति महाविद्यालय की 8710। ठीक है, और जो डिसेबल है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कम है, साइड में इन सभी की दे रखी है। तो आप देख लेना जिसमें आपका मन करे। और प्रेफरेंस वाली अभी बात आएगी कि जिस हिसाब से आप अपना फॉर्म फिलअप करोगे,
और जैसे सपोज कीजिएगा कि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे मिरांडा हाउस को रखा जिसकी फ़ीस 19,000 है, और मान लीजिए कि आपका फर्स्ट कट ऑफ में आपका नाम आ जाता है। किसी भी कंडीशन अप्लाई हो सकती है आपके साथ कि फ़ीस आप किसी भी तरीके से सबमिट नहीं करते हो, तो आप सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मैं जो नेक्स्ट कट ऑफ आएगी तो मैं दूसरे जो प्रेफरेंस में मैंने कॉलेज रखा था, जैसे गार्गी कॉलेज मैंने रखा था, तो मैं उस कॉलेज में एडमिशन ले लूँगी। तो ऐसा नहीं होगा बच्चों, आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कट ऑफ में आपका नाम आया तो आप गए नहीं, तो इस वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड कट ऑफ में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से समझ लेना, अभी वो चीज़ें आएगी इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को यहीं पर ही फेस करने पड़ती है, बट नहीं करने पड़ेगी अब से, क्योंकि काफ़ी सिंपल सी इसकी एलिजिबिलिटी है, हर कोई इसे फुलफिल कर ही लेगा। तो द BLED प्रोग्राम इज़ ओनली ऑफर्ड इन वुमेंस कॉलेज, जो कि आप शुरुआत से जानते हो। तो कोर्स का नाम यहाँ पर दे रखा है। मिनिमम परसेंटेज जो रिक्वायर्ड आपसे मांगी गई है वो कितनी है, 50% है, ठीक है। तो आपको 50% क्वालिफाई होना तो ज़रूरी है, और साथ ही 4 सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखे हैं। तो 4 सब्जेक्ट आप कैसे चूज़ करोगे, यहाँ पर उनका क्राइटेरिया दे रखा है सेलेक्ट करने का, जैसे कि 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट 1 और 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट 2, या फिर 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट 1 और 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट 2 एंड 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट 3। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये लिस्ट 1 2 3 है क्या, अभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक ये चीज़ वो देख लेगा जो कि मैंडेटरी है, यानी कंपलसरी है कि आपको इन सब्जेक्टों में पास होना आपका ज़रूरी है। और वो कौन कौन से हैं, वो 10वीं लेवल के ही आपके सब्जेक्ट है, जैसे कि हिंदी इंग्लिश हो गया, मैथ साइंस और सोशल साइंस, यहाँ पर दे भी रखा है टिल 10th क्लास, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लिस्ट वाले की 1 2 3 वाला, कि आपको कैसे आपको सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए ये लिस्ट 1 2 3 तीनों दे रखी है। तो जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा जब आप एप्लीकेशन फिलअप करोगे। तो देखिए यहाँ पे 12th तक की एलिजिबिलिटी मांगी है, तो मेरे पास 12th क्लास में इंग्लिश भी था और हिंदी भी थी। तो अगर मैं चाहूँ लिस्ट 1 से मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक सब्जेक्ट मैंने यहाँ से ले लिया, और मैं रिक्वायरमेंट मेरी सेकंड लिस्ट में ही पूरी हो रही है। 3 सब्जेक्ट मेरे पर थे, कौन कौन से, इकोनॉमिक, हिस्ट्री और पॉलिटिकल, तो मैंने 3 यहाँ से ले लिए। तो 1 और 3 कितने हो गए, 4 हो गए। अगर आप लिस्ट 1 से सिर्फ एक सब्जेक्ट लेते हो, जो कि आपको एक ही लेना पड़ेगा, और लिस्ट 2 से अगर आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट लेते हो ना, तो फिर आपको लिस्ट 3 से एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें मेंशन कर रखी है। जैसे कि आप देख सकते हैं लिस्ट 1 से आपके एक सब्जेक्ट होना चाहिए और 3 दूसरी वाली लिस्ट से होने चाहिए, या तो फिर आप एक सब्जेक्ट आपका लिस्ट 1 से होगा, 2 सब्जेक्ट आपके लिस्ट 2 से होंगे और एक सब्जेक्ट आपका लिस्ट 3 से होगा। तो इस हिसाब से कैसे भी करके आपके 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो काफ़ी ईजी है, सभी का 1 और 2 में ही हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। होप सो कि आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, और डाउट हुआ तो आप वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं ईजिली आपके कमेंट पढ़ लूँगा। और फिर भी अगर आप पर्सनल चीज़ शेयर करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी मेरी ये है, तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब बात आती है सबसे बड़ी कि इसका सर सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। तो चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, क्योंकि कन्फ्यूज़न तो सबसे ज़्यादा यही होती है और कंपटीशन भी सबसे ज़्यादा यही होता है। तो ये है बेसिस ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन एडमिशन विल बी डन अकॉर्डिंग टू द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क सिक्योर्ड इन द एंट्रेंस टेस्ट। तो मेरिट बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन मेरिट तो तब आएगी ना जब आप एंट्रेंस टेस्ट दोगे। तो सबसे बड़ी बात आती है एंट्रेंस टेस्ट की कि कौन बच्चे उसे क्वालिफाई करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको 2 आवर्स करने को मिलेंगे इस टेस्ट में, और सब्जेक्ट जो आपसे पूछे जाएंगे ना वो होगा हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस। तो कुछ बच्चे बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें सिर्फ 10वीं का ही पढ़ना है। तो देखिए बच्चों, अगर 10वीं का ही पढ़ना होता तो यहाँ पर ओनली 10 क्लास लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर अप टू लिखा हुआ है। तो अप टू यानी कि 10वीं तक का आपसे पूछा जाएगा इस एग्ज़ाम के अंदर। और एक बात आप अच्छे से ध्यान रख लेना, आप शायद ये चीज़ फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हो, क्योंकि अब तक जो आपने स्कूल में दिया था वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जैसा कोई आपने शब्द भी नहीं सुना था, क्योंकि वहाँ पे मार्क्स आपके नहीं कटते थे। बट ये कंपटीशन वाला आपका एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर माइनस मार्किंग भी होती है, आप समझ लीजिएगा। जो आपका टेस्ट होगा ये एंट्रेंस वाला, वो कौन सा आएगा, MCQ वाला होगा, मल्टीपल ABCD आपको
टिक करने पड़ेंगे, कोई भी जो करेक्ट होगा। और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और हर एक सही आंसर पे आपको 4 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप अपना क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 मार्क भी कट होगा। जैसे कि सपोज कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आपको सभी के सभी आते हैं, तो आपने सभी टिक कर दिए, तो इस हिसाब से आपके कितने मार्क्स बने, तो एक क्वेश्चन के 4 नंबर है, तो 10 क्वेश्चन के 40 हो गए। सिंपल सी मैथ है। लेकिन उसमें से सपोज कीजिएगा आपने 10 आंसर टिक करे, जिसमें से सिर्फ आपके 8 ही सही हुए, लेकिन आपने उसमें से 2 गलत कर दिए, तो जो 2 गलत करे आपके 2 मार्क्स माइनस हो गए। तो टोटल कितने आ रहे थे आपके 4 8 32, तो 32 में से आप 2 मार्क्स माइनस कर दीजिएगा, तो आपके टोटल बने 30 मार्क्स। तो इस हिसाब से कैलकुलेट होगा। और एक चीज़ और है बच्चों, अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो, छोड़ देते हो, तो आपका माइनस मार्क्स नहीं कटेगा और ना ही आपको मिलेगा, क्योंकि आपने वो ड्रॉप कर दिया तो उसका कोई माइनस प्लस कुछ नहीं होगा, वो ब्लैंक चले जाएगा। ठीक है। और ये टेस्ट आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं होंगे, मैंने पहले बता दिया। सिर्फ कौन से वाले क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले। तो देखिए काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है और हर एक कैटेगरी के लिए रखा गया है। तो अभी मैं आपको कट ऑफ भी दिखाने वाला हूँ कि कितनी कट ऑफ गई थी, बच्चे 400 में से कितने मार्क्स लेके आते हैं, तो इस हिसाब से आपको कंपटीशन का लेवल भी पता चल जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे देख लेते हैं एक बार। तो ये लिस्ट वाला मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। और रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो यही 8 कॉलेज करवाते हैं, नॉर्मल सी बात है, पहले ही बताया था। ये वाली साइट है CIE वाली, शुरुआत में इसका जिक्र कर दिया था। तो इसकी ऑफिशियल साइट का लिंक ये वाला है, www.cie.du.ac। आप जैसे ये डालोगे तो सामने आपकी ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों एक चीज़ लिखी गई है कि जैसे कि जब आप अपना फॉर्म फिलअप करोगे तो उसके अंदर आपको प्रेफरेंस देने पड़ेगी कॉलेज की। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो आपके फेवरेट कॉलेज होंगे ना, उसे आपको ऊपर रखना पड़ेगा और उसी ऑर्डर में आपको चलना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है टोटल 80 कॉलेज है, तो जो अच्छा लगे आप उसे फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख लीजिएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर दे भी रखा है कि जैसे एप्लीकेंट ने फर्स्ट कॉलेज को अदिति महाविद्यालय रखा, उसके बाद उसने गार्गी, फिर उसके बाद लेडी श्री राम, और आगे भी उसने ऐसे ही रखा। जो मार्क्स होंगे ना और जो प्रेफरेंस होगी वो ऐसे रखनी पड़ेगी उसे। तो ये रहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, तो ये सभी के सभी 8 कॉलेज यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन होगा ना वो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही होगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि अलॉटमेंट ऑफ कॉलेजेस टू द एप्लीकेंट शैल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन द एंट्रेंस एग्जाम बाय द एप्लीकेंट एंड हर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज। तो जैसे बच्चे ने अपना प्रेफरेंस रखा होगा उसी के हिसाब से उसे कॉलेज अलॉट किया जाएगा। ठीक है, और बाकी ये सारी चीज़ें जो जो मेन है आप वो देख लेना। लेकिन यहाँ पर दे भी रखा है ये कि इफ़ अ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट ऑन द बेसिस ऑफ अ बेस्ट परफॉर्मेंस देन शी विल नॉट बी अलाउड टू चेंज टू एनी लोअर प्रेफरेंस इन द कैटेगरी। तो जो जैसा आपने रखा है उसी के हिसाब से आपका एडमिशन होना है, सिंपल सा क्राइटेरिया, और हर बच्चा ऐसे ही करेगा जो उसका अच्छा होगा। ठीक है, अब देखिए ऐसा भी होता है एग्जाम के अंदर कॉम्पिटेटिव वाले कि 2 कैंडिडेट हैं, उनके ना मार्क्स सेम आए हैं और सीट है एक, तो भैया आप प्रेफरेंस किसे दी जाएगी, तो उसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है कि इन केस ऑफ टाई, यानी कि 2 स्टूडेंट जिनके 400 में से आप मान के चल लीजिएगा कि 300 नंबर आए हैं, तो ये टाई ब्रेकिंग हो गया। तो उसमें जो ये रूल अप्लाई करेंगे वो ये करेंगे कि वो एप्लीकेंट जिसने ज़्यादा परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिए हैं अपने 5 सब्जेक्ट के अंदर, तो उसे फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी कि जो सीट होगी उसे दे दी जाएगी। हो सकता है दोनों के ही मार्क्स ना 70 आए थे, तो भाई ऐसी सिचुएशन में अब क्या होगा, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों सेकंड ऑप्शन भी रखा गया है कि जो इक्वल मार्क्स अगर आ रहे हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ से जो कि 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट वाली वही मानी जाएगी, उसी हिसाब से अलॉटमेंट दिया जाएगा। यानी कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ पहले होगी, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक बच्चा है उसकी डेट ऑफ बर्थ है कि 2 जैन 2000, और एक दूसरा बच्चा है उसकी भी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 2 फेब 2001, तो जो प्रेफरेंस दी जाएगी जिसका अर्लियर वाला ईयर है उसे दी जाएगी 2000 वाले बच्चे को। तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, आ जाते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सेम मार्क्स कैसे आता है बहुत सारे बच्चों के, इसलिए ये चीज़ें सब रखी जाती है।
आगे देख लेते हैं, ये काउंसिल वाला है। तो काउंसिल में भी आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 3 या 4 दिन का ही टाइम मिलता है। आपको कॉलेज जाना पड़ता है, फॉर्म आपका वेरीफाई कराना पड़ता है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं तो आपको फ़ीस उन्हीं दिनों के अंदर पे करनी पड़ती है। अगर आप फीस पे नहीं करते तो आपकी सीट चले जाती है। ये सारी चीज़ें दे रखी थी और लास्ट में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रखी है। और एक लास्ट चीज़ और दे रखी है बच्चों की, यहाँ पर आप दे सकते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में कि अगर एग्ज़ाम के अंदर कोई क्वेश्चन जो कि बाइलिंगुअल में आएगा, हिंदी और इंग्लिश में, अगर हिंदी में कुछ एरर पाया गया और इंग्लिश में कुछ एरर पाया गया तो जो हम सही मानेंगे ना वो सिर्फ इंग्लिश वाले वर्जन को ही माने जाएंगे और उसी हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। तो ये भी आप ज़रा ध्यान रखना। और हर बार ऐसा ही होता है कि इंग्लिश को ही प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि हिंदी में एरर मिस्टेक आ ही जाती है। ये था बच्चों आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर आपके बीएलएड कोर्स से रिलेटेड। तो जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट है और लोकेशन ये दे ही रखी है। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छी तैयारी करनी चाहिए अप टू 10th क्लास तक। और नेगेटिव मार्किंग का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आप गलती ना कर सको। जब आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो कैसे आपका फॉर्म फिलअप करना है ताकि आप माइनर से भी मिस्टेक ना कर सको, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये कंप्लीट मैंने आपको डिटेल बता दी है जो कि इस कोर्स के अंदर दी गई है। तो इसलिए वीडियो काफ़ी लंबी बनी है। तो मैं चाहता ऊपर ऊपर से बता देता, लेकिन फिर बच्चों को आगे कन्फ्यूज़न होती है, वो गलती कर जाते हैं। तो इसलिए प्रोस्पेक्टर के अंदर जो लिखा होता है वो सबसे बेस्ट होता है, उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी रखनी चाहिए। ठीक है, होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा और साथ ही टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लेना और जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं वहाँ पे अपलोड करते ही रहता हूँ। आप बच्चों के लिए ऑलरेडी 1950 से भी ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पर कनेक्टेड है, तो आप भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँगा आपको फिर एक नई वीडियो के साथ।